नमस्कार, मैं सौरभ चंद्र, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान श्री रामपुर चित्रकूट। आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है धातुओं का शोधन यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। लास्ट क्लासेज में हम लोग पढ़ चुके हैं धातु कर्म के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले 4 प्रोसेस में से शुरू के 3 प्रोसेस। वो प्रोसेस थे अयस्क का पीसना, अयस्क का सांद्रण तथा धातुओं का निष्कर्षण। इसी क्रम में आज हम लोग धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले चौथे प्रोसेस और अंतिम प्रोसेस धातुओं का शोधन यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की स्टडी करेंगे। आइए जानते हैं कैसे हम धातुओं का शोधन करते हैं। धातुओं का शोधन यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अयस्क के निष्कर्षण से प्राप्त धातुओं में भी कुछ अशुद्धियां जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि उपस्थित होती हैं। तो यानी कि अयस्क से जब हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं तो उस धातु में भी कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। ये अशुद्धियां कार्बन के रूप में हो सकती है, सिलिकॉन के रूप में हो सकती है, फास्फोरस के रूप में हो सकती है, या अन्य किसी नॉन मेटल के रूप में हो सकती है, या अन्य किसी मेटल के रूप में भी उपस्थित हो सकती है। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो मेथड अपनाए जाते हैं उन्हीं मेथड्स को हम कहते हैं धातुओं का शोधन। तो वो कौन कौन से मेथड होते हैं? तो इन अशुद्धियों को निम्न विधियों द्वारा दूर किया जाता है। तो मुख्यतः जो नीचे दी हुई 4 विधियां हैं इन्हीं मेथड्स का यूज किया जाता है, जिनमें से पहली विधि है विद्युत अपघटनी विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। दूसरी विधि है द्रवण विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्वेशन मेथड। तीसरी विधि है आसवन विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलेशन मेथड। और चौथी है खरपरण विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूपिलेशन मेथड। तो ये 4 विधियां मुख्यतः धातुओं के शोधन में प्रयोग की जाती हैं। आज की क्लास में हम लोग इन्हीं चारों विधियों के बारे में स्टडी करेंगे। आइए जानते हैं धातुओं के शोधन के लिए प्रयुक्त होने वाली पहली विधि विद्युत अपघटनी विधि के बारे में। विद्युत अपघटनी विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड बनाते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, जो अशुद्ध धातु है उस धातु की एक रॉड बना लेते हैं, उस धातु की मेटल की रॉड बना लेते हैं और उस मेटल की रॉड को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं। इस वजह से उस मेटल की रॉड को हम एनोड कहते हैं। तो जिस मेटल की रॉड को हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं उस मेटल की रॉड को हम एनोड कहते हैं। तथा जो हमारे पास शुद्ध धातु है उस शुद्ध धातु को हम क्या बना देते हैं, कैथोड। कैथोड किसे कहते हैं? कैथोड कहते हैं ऐसी मेटल की रॉड को जिसको हम बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं। तो शुद्ध धातु को कैथोड बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो 2 हमारी मेटल की रॉड हो गई, एक अशुद्ध धातु की रॉड हो गई और एक शुद्ध धातु की रॉड हो गई। अशुद्ध धातु की रॉड को हमने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया, इस वजह से इसको एनोड कहा गया। और शुद्ध धातु है उसकी रॉड को हमने बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया, उसको कैथोड कहा गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको तैयार करना है एक विलयन, एक सॉल्यूशन तैयार करना है। अब ये विलयन किसका होगा, तो विलयन हमको उसी धातु का लेना है जिस धातु का हम शोधन करने वाले हैं या जिस धातु की हमने रॉड ली हुई है। सपोज दैट हमने कॉपर की एक अशुद्ध धातु की रॉड ली हुई है, कॉपर की ही एक शुद्ध धातु की रॉड ली हुई है। तो यदि हमने कॉपर की धातु की रॉड ली हुई है तो विलयन हम लेंगे कॉपर के ही किसी साल्ट का, कॉपर के ही किसी लवण का विलयन हमको लेना होगा। कॉपर के लवण हो सकते हैं जैसे कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर क्लोराइड का विलयन है, कॉपर नाइट्रेट का विलयन है। तो ये जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है, तो हम उसी धातु का यानी कि समान धातु के घुलनशील लवण जैसे कि कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर क्लोराइड का विलयन ले लेते हैं। और इस विलयन का यूज किया जाता है किसके रूप में, विद्युत अपघट्ट के रूप में। ये जो विलयन हमारा बनकर के तैयार होगा, सपोज दैट कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो इस विलयन को हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, एक नया टर्म आया विद्युत अपघट्ट, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो विद्युत अपघट्ट उस कंपाउंड को कहते हैं जो विलयन में
अपोजिट आयन में टूट जाए, अपोजिट आयन में डिसोसिएट हो जाए। जैसे कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को यदि हम वाटर में डालेंगे तो जो कॉपर सल्फेट होगा वो कॉपर +2 आयन में एंड SO4 यानी कि सल्फेट -2 आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। कॉपर +2 आयन और सल्फेट -2 आयन में। तो अपोजिट आयन में चूंकि कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो गया है, इस वजह से इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है, तो हमारी 3 चीजें तैयार हो गई। नंबर 1 कैथोड, कैथोड हमने किसको बनाया? अशुद्ध धातु की रॉड को, सॉरी नंबर 1 था एनोड, एनोड हमने किसको बनाया? अशुद्ध धातु की रॉड को। नंबर 2 था कैथोड, कैथोड हमने किसको बनाया? शुद्ध धातु की रॉड को। और नंबर 3 हुआ हमारा विलयन, तो विलयन किसका बनाया? उसी धातु के किसी वाटर सॉल्युबल साल्ट का हमने विलयन बनाया और उस विलयन को हमने कह दिया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई। अब क्या करेंगे, उसी विलयन में हम इन दोनों जो हमारे एनोड और कैथोड हैं, इन दोनों को डिप कर देंगे। डिप करने के बाद बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तब क्या होगा? तो इस प्रकार निर्मित विद्युत अपघटनी सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? अशुद्ध धातु की प्लेट या अशुद्ध धातु की रॉड, जिसको हम एनोड कहते हैं, से चूंकि जो अशुद्ध धातु की रॉड है वो एनोड है और एनोड पर प्रोसेस हमेशा ऑक्सीडेशन की होती है। ऑक्सीडेशन मतलब यहां से ऑक्सीडेशन कहते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन को, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो यहां पर क्या होता है, जो अशुद्ध धातु होगी वो क्या होगी? वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगी, इलेक्ट्रॉनों को निकालेगी, इलेक्ट्रॉन को निकाल करके वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। जैसे कॉपर है तो कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करके कॉपर +2 आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और कॉपर +2 आयन कहाँ चले जाएंगे? ये जो कॉपर +2 आयन है यानी कि धनायन है और कॉपर +2 आयन के रूप में ये सोल्यूशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो मेटल क्या होने लगी? धीरे धीरे मेटल में उपस्थित जो कॉपर के एटम हैं वो कॉपर +2 आयन के रूप में कन्वर्ट होंगे और कॉपर +2 आयन के रूप में कन्वर्ट होकर के सोल्यूशन में आ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? इसी प्रकार विलयन में उपस्थित धातु के धनायन, अब विलयन में धातु के धनायन उपस्थित हैं। ये धनायन कहाँ से आए? धातु के। तो चूंकि विलयन हमने किसका लिया हुआ है? विलयन कॉपर सल्फेट का लिया हुआ है। तो कॉपर सल्फेट किस में डिसोसिएट हो जाएगा? कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो कॉपर +2 एंड सल्फेट -2 में। तो ये जो कॉपर +2 हैं इलेक्ट्रोलाइट वाले या वाटर सॉल्युबल साल्ट वाले, तो ये धनायन कॉपर +2 आयन के कहाँ जाएंगे? इस शुद्ध धातु की जो रॉड है यानी कि कैथोड, कैथोड के पास जाते हैं। अब कॉपर +2 कैथोड के पास जाएंगे और वहां से क्या करेंगे? रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन को ले करके ये कॉपर एटम के रूप में रिड्यूस हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे और रिड्यूस होकर के उसी कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे या एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये विद्युत अपघटनी विधि होती है। इसको हम डायग्राम से और अच्छे से क्लियर से समझ सकते हैं। आइए डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक मेटल की रॉड है लेफ्ट हैंड साइड में। ये क्या है? ये इम्प्योर मेटल है। इस इम्प्योर मेटल की रॉड को हमने बैटरी के किस सिरे से जोड़ा है? बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा है। तो जिस मेटल की रॉड को हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? एनोड कह देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अशुद्ध धातु की रॉड है, उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा हुआ है, इस वजह से ये एनोड की तरह कार्य करेगी। राइट हैंड साइड में भी एक रॉड है जो कि पतली है थोड़ा सा। ये क्या है? ये शुद्ध मेटल की रॉड है, सपोज दैट शुद्ध कॉपर की रॉड है ये। इसको हमने बैटरी के किस सिरे से जोड़ा है? इसको हमने बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ा है। तो जिस मेटल की रॉड को हम बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं उस मेटल की रॉड को हम बोलते हैं कैथोड। तो हमने अशुद्ध धातु की रॉड का क्या बना लिया? एनोड बना लिया। और जो शुद्ध धातु है उस रॉड का हमने बना लिया कैथोड। इसके बाद अब सोल्यूशन किसका लेते हैं? सोल्यूशन हम जो लेते हैं कॉपर सल्फेट का लेते हैं। जो ब्लू कलर का आपको सोल्यूशन दिखाई पड़ रहा है ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अब होगा क्या? कॉपर सल्फेट विलयन में किन किन आयन में डिसोसिएट हो जाएगा? तो ये सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएगा कॉपर Cu +2 आयन के रूप में
एंड SO4 डबल माइनस आयन के रूप में डिसोसिएट हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे कॉपर +2 आयन और बहुत सारे सल्फेट आयन सॉल्यूशन में पड़े होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ही दिखाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं। तो बहुत सारे कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल से बहुत सारे कॉपर +2 आयन बनेंगे और बहुत सारे सल्फेट -2 आयन बनेंगे। मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में मान ली 10 मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के हैं, तो 10 हमारे कॉपर +2 आयन बनेंगे और 10 हमारे सल्फेट -2 आयन बनेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो होगा क्या, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो होगा क्या, तो जो हमारी इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल की रॉड है, इसमें कॉपर के एटम हैं, तो ये कॉपर के एटम का ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन जब होगा, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे कॉपर से, तो फिर कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर +2 में। कॉपर +2 में कन्वर्ट होकर के ये जो हमारे कॉपर के एटम हैं ये विलयन में आ जाएंगे। अब बताइए सॉल्यूशन में कितने कॉपर +2 आयन हो गए, 10 पहले से थे, एक और बढ़ गया, कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, अब कॉपर जैसी कॉपर +2 आयन रूप में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में आता है, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी मेटल की रॉड में रह जाते हैं। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों को मेटल की रॉड पर लूज करके कॉपर +2 के रूप में कन्वर्ट होकर के सॉल्यूशन में आ गया और सॉल्यूशन में कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। पहले 10 कॉपर +2 आयन थे, अब 11 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब चूंकि जैसी कंसंट्रेशन बढ़ी तो अब क्या होगा, जो विलयन में पहले से उपस्थित कॉपर +2 आयन है, जो कि हमारे कॉपर सल्फेट से आया था, ये कॉपर +2 आयन कहाँ जाएंगे, इस मेटल की रॉड पर, यानी कैथोड पर जाएंगे। और कैथोड पर जाकर के क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लेंगे। ये जो इस इलेक्ट्रोड में इस वाली मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए, तार के थ्रू होते हुए, बैटरी के थ्रू होते हुए, आते हुए इस इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को, ये जो कॉपर +2 का आयन है, ये कॉपर +2 आयन इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। तो ये जो कॉपर +2 आयन है, ये कॉपर +2 आयन कितने इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐड करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉपर में, कॉपर के रूप में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाला जो कॉपर सल्फेट का कॉपर +2 आयन है, वो कॉपर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर रूप में कन्वर्ट होकर के इसी मेटल की रॉड में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे क्या देखोगे, ये जो मोटी वाली रॉड है, ये जो मोटी वाली रॉड है, इससे कॉपर +2 आयन बार बार कन्वर्ट होंगे, कॉपर के एटम होंगे वो बार बार कॉपर +2 आयन के रूप में कन्वर्ट होकर के सोल्यूशन में आते जाएंगे और जो सोल्यूशन में उपस्थित कॉपर +2 आयन है वो इस वाली मेटल की रॉड यानी कैथोड की मेटल की रॉड पर डिपॉजिट होते जाएंगे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली मेटल की रॉड है ये धीरे धीरे पतली होती जाएगी और ये जो राइट हैंड साइड वाली मेटल की रॉड है वो धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो कि ये जो रॉड है, इस राइट हैंड साइड वाली, इस मेटल की रॉड पर शुद्ध कॉपर जो एटम होंगे, कॉपर एटम डिपॉजिट होते जाएंगे और ये मेटल की लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मेटल की रॉड है धीरे धीरे पतली होती जाएगी और इसमें जो अशुद्धियाँ होंगी वो अशुद्धियाँ नीचे यहाँ पर बैठ जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। ये जो अशुद्धियाँ जो होती हैं इस वाले इलेक्ट्रोड में, वो अशुद्धियाँ नीचे सेटल डाउन होती जाएंगी, जिसको हम कह देते हैं एनोड मड। हमारी शुद्ध धातु कहाँ होगी, शुद्ध धातु इस वाले इलेक्ट्रोड पर, ये जो कॉपर +2 इसमें डिपॉजिट होते जा रहे थे, तो वो कॉपर +2 कॉपर मेटल के रूप में यहाँ पर डिपॉजिट होते चले जाएंगे और ये रॉड धीरे धीरे मोटी होती चली जाती है। और ये जो अशुद्ध धातु की रॉड है धीरे धीरे क्या होगी, इस अशुद्ध धातु से जो कॉपर के एटम होंगे वो कॉपर +2 के रूप में सोल्यूशन में आते जाएंगे और कॉपर +2 के आयन जो होंगे वो इस मेटल की रॉड में डिपॉजिट होते जाएंगे। तो इस मेटल की रॉड को हम अलग कर लेते हैं बाद में और इससे शुद्ध कॉपर खुरच करके हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से अशुद्ध जो हमारा कॉपर की धातु थी, उस अशुद्ध कॉपर की धातु से हम लोग शुद्ध कॉपर की धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसके बाद आइए अब हम लोग दूसरे मेथड के बारे में जानते हैं।
दूसरा मेथड है द्रवण विधि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिक्वेशन मेथड। जैसे कि नाम से क्लियर है, इसमें हमको मेटल को लिक्विड फॉर्म में ले जाना होगा। तो इस मेथड में क्या करते हैं, कम गलनांक के धातु, मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जो कम टेम्परेचर पर धातु पिघल जाती हैं, जैसे कि टिन का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, ये बहुत ही कम तापमान पर पिघल जाती है। तो कम गलनांक के धातु जैसे टिन को पिघलाकर ढालू तल यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पर बहने दिया जाता है, जिससे अशुद्धियाँ पीछे रह जाती हैं और धातु बह करके अलग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए राइट हैंड साइड में ऑपरेटर्स बना हुआ है। इसमें देखिए ये हमारा क्रूड मेटल है। क्रूड मेटल मतलब अशुद्ध धातु है। इसमें धातु है हमारी, टिन भी है मान लेते हैं, और टिन के अलावा अन्य अशुद्धियाँ भी हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नीचे एक भट्टी होती है, इस भट्टी से यहाँ से हम इसको हीट करते हैं। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो हीट इस सरफेस पर पहुँचेगी, इस प्लेन पर पहुँचेगी। अब कौन पहले पिघलेगा, चूँकि अशुद्धियों की तुलना में टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी पिघल जाएगी। तो यहाँ इन अशुद्धियों में से टिन पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट हो जाएगी तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो मेल्ट होकर के टिन हमारा यहाँ पिघल जाएगा, और जैसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने को उसमें बहने का गुण आ जाएगा। तो वो धातु जो है बह करके यहाँ से इस वाले बर्तन में चली जाएगी। कौन बह करके चला आया, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम था, यानी कि टिन। तो टिन यहाँ बह करके आ गया, और अशुद्धियों का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो कम तापमान पर पिघलती नहीं है, तो अशुद्धियाँ आपकी यहीं पर बनी रह जाती हैं। तो इस तरह से शुद्ध मेटल हमारी यहाँ कलेक्ट हो गई टिन, और अशुद्धियाँ हमारी यहीं पर बनी रह जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। तो इस तरह से हम इस मेथड के द्वारा हम जो कम मेल्टिंग पॉइंट वाली धातुएँ होती हैं जैसे कि टिन, उनसे हम अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। तो इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं लिक्वेशन मेथड। आइए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट मेथड है आसवन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलेशन मेथड। तो इस मेथड के द्वारा हम लोग वाष्पशील धातुएं जैसे कि Hg, जिसको हम मरकरी कहते हैं, Zn यानी इसको जिंक कहते हैं। तो वाष्पशील धातुओं को जैसे मरकरी, जिंक को आसवन विधि द्वारा शोधित किया जाता है। तो मरकरी और जिंक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मरकरी और जिंक वास्तव में डी ब्लॉक मेटल्स होती हैं। मरकरी और जिंक में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इस वजह से इन धातुओं को डी ब्लॉक मेटल्स बोलते हैं। अब चूंकि मरकरी और जिंक की जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, पूरी तरह भरे होते हैं, इस वजह से मरकरी में जो मेटलिक बॉन्डिंग पाई जाती है, जो धात्विक बंध पाया जाता है, यानी कि मरकरी और मरकरी के एटम के बीच जो बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा वीक होती है। मेटलिक बॉन्डिंग वीक होने के कारण इनके एटम्स आसानी से कम एनर्जी पर यानी कि कम हीट देने पर ही अलग हो जाते हैं, यानी कि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। इसी तरह से जिंक का भी होता है। जिंक की भी डी सब सेल कम्प्लीटली फिल्ड होती है। तो जिन एलिमेंट्स की डी सब सेल कम्प्लीटली फिल्ड होती है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इनमें वीक मेटलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। वीक मेटलिक बॉन्डिंग के कारण एटम और एटम के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, वीक हो जाता है। अट्रैक्शन वीक होने के कारण कम एनर्जी दे करके ही या कम हीट दे करके ही इन एटम्स को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी कम टेम्परेचर पर ही ये बॉयल होने लगते हैं। बॉयल होने का मतलब है ये जो है पहले सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे और लिक्विड से सीधी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम आसवन विधि द्वारा उन्हीं मेटल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ऐसी धातुएं वाष्पशील धातुएं कहलाती हैं। तो अब कैसे अलग करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको मरकरी को अलग करना है। मान लीजिए हमारे पास मरकरी है
और मरकरी के साथ मिक्स है हमारा गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है AU। ठीक है, तो मरकरी है, मरकरी के साथ हमारा गोल्ड मिक्स है। तो इसके लिए देखिए राइट हैंड साइड में ऑपरेटर्स बना हुआ है। इस ऑपरेटर्स में, इस वाले चैम्बर में ये जो हमारा बर्तन बना हुआ है, इस बर्तन में मान लेते हैं हम मरकरी और गोल्ड, इन दोनों का मिक्सचर है। तो इन दोनों का मिक्सचर हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है, और मिक्सचर लेने के बाद हम क्या करते हैं, मरकरी और गोल्ड है इसमें, हम इसको यहाँ से हीट करते हैं। स्प्रिट लैंप लगा करके इसको यहाँ से क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉयल होने लगेगा। चूँकि मरकरी और गोल्ड में, मरकरी एंड गोल्ड में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ से मरकरी हमारा बॉयल होने लगेगा और मरकरी बॉयल होकर के इस वाली जो ट्यूब है, इस वाली ट्यूब से यहाँ से गैस फॉर्म में जाने लगेगा और ये ट्यूब हमारी यहाँ जाती है। ठीक है, इसके ऊपर एक दूसरी ट्यूब चढ़ी होती है। इस ट्यूब से हम क्या करते हैं, यहाँ से ठंडा पानी प्रवाहित करते हैं और यहाँ से ठंडा पानी हम निकलने देते हैं। ठीक है, तो एक अंदर ट्यूब होती है, इसके ऊपर ट्यूब चढ़ी होती है। जो ऊपर ट्यूब चढ़ी होती है उसमें हम ठंडा पानी प्रवाहित करते हैं और यहाँ से निकालते हैं। तो होता क्या है कि जब हम इसको हीट करेंगे यहाँ से, तो जब इसको हीट करेंगे तो मरकरी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। गैस के रूप में यहाँ से आई, गैस के रूप में यहाँ से आई। और जैसे ये ठंडे पानी के संपर्क में गैस आई, तो ठंडे पानी के जैसे संपर्क में आई तो ये फिर से लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो करके यहाँ पर हम किसी दूसरे बर्तन में जो है यहाँ पर मरकरी को लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस मेथड में हमने क्या देखा, मरकरी पहले क्या हुई, मरकरी पहले लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुई, गैस में कन्वर्ट हुई और गैस से फिर कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। तो किसी लिक्विड का पहले किस में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना और गैस से फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन या आसवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना और गैस का फिर से ठंडी सतह के कांटेक्ट में आकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आसवन। तो इस विधि के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्या कलेक्ट हो जाएगा, मरकरी कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर इस वाले बर्तन में हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड बचा रह जाएगा। तो इस तरह से हम मरकरी को अलग कर लेते हैं और गोल्ड को अलग कर लेते हैं। ये मेथड हमारा कहलाता है डिस्टिलेशन मेथड। इसके बाद आइए हम लोग लास्ट मेथड में आते हैं। लास्ट मेथड है क्यूपेलेशन मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं खरपरण विधि। तो इस विधि के द्वारा जो है गोल्ड, सिल्वर जैसी धातुओं से, गोल्ड और सिल्वर हमारी नोबल मेटल होती हैं। ये नोबल मेटल जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, ना तो इनका जल्दी ऑक्सीडेशन होता है, ना ही आसानी से रिडक्शन होता है। ये बहुत ही अक्री टाइप की मेटल होती हैं, जल्दी से रिएक्शन नहीं करती हैं, इस वजह से इनको नोबल मेटल कहते हैं। तो इस विधि के द्वारा नोबल मेटल जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है जैसी धातुओं से लेड, कॉपर जैसी धातुओं की अशुद्धता को दूर करते हैं। ठीक है, तो हम गोल्ड और सिल्वर से लेड और कॉपर जैसे अशुद्धताओं को दूर करेंगे। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में, इस विधि में धातु को उचित पात्र में लेकर के गर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में फिगर बना हुआ है, इसमें एक इस तरह का कप टाइप का, जैसे कप में चाय पीते हैं उस टाइप का एक बर्तन है। ये बर्तन कप टाइप का बर्तन होने के कारण इसको हम क्यूपेल कहते हैं। क्यूपेल कप टाइप का बर्तन है, इस कप टाइप के बर्तन होने का इस बर्तन को हम क्यूपेल कहते हैं और इस मेथड को हम क्यूपेलेशन मेथड कहते हैं। तो ये जो हमारा कप टाइप का बर्तन है, इस कप टाइप के बर्तन में देखिए क्या है हमारा, अब ये कप टाइप का जो बर्तन होता है बना किसका होता है, ये जो कप टाइप का बर्तन है ये बना होता है बोन ऐश से, हड्डियों की राख से बना होता है ये बर्तन। ठीक है, तो ये जो क्यूपेल है, इस क्यूपेल में देखिए ये क्या ब्लैक कलर का ही रखा हुआ है, ये क्या है, ये मॉल्टेन एलॉय है, पिघली हुई मिश्र धातु है। अब इसमें क्या क्या है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर हमारे जो है इसमें सिल्वर है, कॉपर है और लेड है, तीन धातुओं का मिश्रण है ये, सिल्वर, कॉपर एंड लेड। ठीक है, कौन कौन है, सिल्वर है, कॉपर एंड लेड है।
अब क्या करेंगे, पिघली हुई है ये, इसको हमने हीट दे करके पिघला दिया इस बर्तन में। और नेक्स्ट देखिए अब क्या होता है, जैसे हम इसको पिघलाते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है एटमॉस्फेयर से। तो ये जो मेटल हैं इसमें से लेड और कॉपर PbNc ये हमारी रिएक्शन कर लेती हैं ऑक्सीजन के साथ में, और रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेती हैं। तो लेड कन्वर्ट हो जाएगा PbO में यानी कि लेड ऑक्साइड में, और कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा CuO में यानी कॉपर ऑक्साइड में। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड ये दो ऑक्साइड हैं, ये दोनों ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन सिल्वर ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है क्योंकि उसका ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो सिल्वर सिल्वर के रूप में ही पड़ा रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो कप रहता है जो बोन ऐश से बना होता है, हड्डियों की राख से बना होता है, इसके पास स्पेशल टेंडेंसी होती है, जो ऑक्साइड बन गए हैं ऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। लिक्विड फॉर्म में जो ऑक्साइड बने हुए हैं उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि ये जो बर्तन है क्यूपेल है ये एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है, अवशोषक की तरह काम करता है। तो कौन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। तो इन दोनों को क्या कर लेगा, ये अंदर की ओर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कौन कौन हो गए, लेड का ऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया, कॉपर का ऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया। बच्चा कौन रह गया, बच्चा कौन रह गया, क्योंकि सिल्वर था, सिल्वर ऑक्साइड नहीं बना पाया था, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये जो यहाँ पर ब्लैक ड्रॉप पड़ी हुई है, यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ रही है, ये वाली नीचे वाले सबसे नीचे वाले क्लेस में, तो ये हमारा सिल्वर बचा रह गया। और जो बर्तन है इस बर्तन ने किसको एब्जॉर्ब कर लिया, लेड ऑक्साइड को और कॉपर ऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। और हमारी जो ड्रॉप बची हुई है किसकी बची हुई है, ये शुद्ध सिल्वर की धातु हमारी बची रह गई। इस शुद्ध सिल्वर की धातु को हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो है सिल्वर, लेड और कॉपर से किसको अलग कर ले गए, सिल्वर को अलग कर ले गए। और जो हमारा लेड और कॉपर था वो लेड ऑक्साइड के रूप में इस बर्तन में अवशोषित हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है सिल्वर को लेड और कॉपर से अलग कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं क्यूपिलेशन मेथड या खरपरण विधि। तो ये हमारी आज की क्लास में हम लोगों ने इन 4 मेथड्स के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी की चीज़ें अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की वीडियो लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।